एपिसोड 131। एहसन खान सोच में पड़ गया था। फौज में हुक्म मानना सिखाया जाता है और ये बुनियादी तरबियत होती है। हुक्म पर सोचने वाले सिपाही की फौज में कोई गुंजाइश नहीं होती। ये बुनियादी तरबियत एहसन खान ने भी हासिल की थी। उसने सर हिला दिया। ठीक है कैप्टन। वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा, लेकिन बीतू ने उसे रोक दिया। पहले उसने खुद अंदर जाकर देखा कि वहां कोई असलहा तो नहीं था। ये 4 सीटों वाला हेलीकॉप्टर था। उसमें पीछे 2 अफराद के बैठने के लिए 2 सीटें थी। मैंने मोहन सिंह को साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि एहसन खान एक सरफिरा जवान था और उसका कोई भरोसा ना था कि मारे जोश के वो कहीं हेली गिरा ना दे और हमारे साथ खुद भी मारा जाए। उसे मोहन सिंह के काबू में रख सकता था, लेकिन मैं रंजीत को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और सिर्फ राजदारी के नुक्ता नजर से मार देना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने रंजीत से कहा, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? क्यों नहीं, तो हम तुम्हें यहाँ बांधकर डाल जाएंगे। सुबह तक कोई ना कोई आ जाएगा तुम लोगों को आजाद कराने के लिए। हम लोगों को? हाँ, 2 ऊपर पहाड़ी पर भी बंधे पड़े हैं। मैंने कहा और बीतू को हेली में रस्सी तलाश करने को कहा। वहां से एक छोटा सा लच्छा मिल गया और उससे बीतू ने रंजीत को मजबूती से बांध दिया। अब ना वो खुद को आजाद करा सकता था और ना कहीं जा सकता था। जाने से पहले मैंने रंजीत से पूछा, मेरे साथी को बेहोश करके तुमने मारा क्यों नहीं था? मैं डरता था कि गोली की आवाज सुनकर तुम आ जाओगे और मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने भाग जाना बेहतर समझा। इसी वजह से तुम बच गए। अगर मेरे साथी को कुछ हो जाता ना, तो आज तुम में से कोई जिंदा ना होता। मोहन सिंह समझ रहा था कि मैं उसे जख्मी होने की वजह से नहीं बांध रहा हूं, इसलिए जब मैंने उसे भी हेली में बैठने को कहा तो वो गड़बड़ा गया। मैं क्यों? तुम मुझे अच्छे लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ धकेल दिया। एहसन खान हेलीकॉप्टर के कोई पुर्जे चेक कर रहा था, जो परवाज से पहले मामूल का चेकअप था। मैं उसके पास आया। ईंधन कितना है? टैंक आधा है, इसे फुल करो। मैंने उसे हुक्म दिया। शर्ट तले एक तरफ तेल के 40-40 लीटर से कैन रखे थे। एहसन खान उनको उठाकर हेलीकॉप्टर के टैंक में डालने लगा। कोई 8 कैन डालने के बाद टैंक फुल हो गया, यानी हेलीकॉप्टर के टैंक में एक वक्त में कोई 650 लीटर तेल आ सकता था। एहसन ने मेरे सवाल पर बताया कि अब हेलीकॉप्टर एक बार में 400 किलोमीटर का फासला तय कर सकता था। मेरा अंदाजा था कि कंट्रोल लाइन यहाँ से इतने ही फासले पर होगी। हम हेली में आ गए और एहसन खान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इंजन स्टार्ट किया। फौरन हेलीकॉप्टर के पंखे गर्दिश में आ गए। 1 मिनट में इंजन पूरी रफ्तार से चलने लगा। मैं एहसन के साथ बैठा था, जबकि बीतू मोहन सिंह के साथ पीछे था। हेली की बुलंदी कम रखना और पहाड़ों के साथ साथ सफर करना। मैं नहीं चाहता कि हम रडार पर आ जाएं। रडार से बचना मुश्किल है, एहसन ने कहा और हेलीकॉप्टर ऊपर उठा लिया। मैंने भी हेडफोन लगा लिया था, इसलिए हमें बातें करने में आसानी हो रही थी, वरना तो इंजन का शोर कान में सुराख करने वाला था। पीछे बीतू और मोहन सिंह को यह अजाब भुगतना पड़ रहा था। मैंने एहसन खान से कहा, अगर कंट्रोल से सवाल किया जाए तो तुम बताओगे कि बेस कमांडर एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया है और उसे श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल ले जा रहे हैं। इस सूरत में मुझे पेश की इत्तला देना होगी, वरना शक के बिना पर मुझे उतरने का हुक्म दिया जाएगा और ना मानने की सूरत में 10 मिनट के अंदर अंदर कोई जेट फाइटर मेरे चॉपर को मार गिराएगा। मैंने सोचा और फौरी फैसला किया, ओके, तुम अपना रेडियो बंद कर दो। रेडियो बंद है, गुड, इसे बंद रहने देना और रडार से बचकर श्रीनगर की तरफ प्रवास करो। मैंने उसे हुक्म दिया। उसने हेली का रुख जुनूब मगरिब की तरफ कर लिया और पहाड़ों के साथ साथ प्रवास करने लगा। कारगिल में चॉपर रडार पर आ जाएगा, परवाह नहीं, लेकिन जहां तक मुमकिन है उसे रडार से बचाओ, वरना हमारे साथ तुम लोग भी मुश्किल में पड़ जाओगे। एहसन ने सर हिलाया और हेलीकॉप्टर को नीची प्रवास पर ले आया। मैं कंट्रोल पैनल पर नजर रखे था और कंपास बता रहा था कि एहसन खान दुरुस्त सिमत में प्रवास कर रहा है। कभी कभी पहाड़ों की वजह से प्रवास का रुख कुछ देर के लिए बदल जाता था, लेकिन मजमूई तौर पर रुख जुनूब मगरिब की तरफ ही रहा। कुछ देर बाद मैंने कहा, इस बात का इंकशाफ होने में कितना वक्त लगेगा कि हेली गायब है? इतनी जल्दी इंकशाफ मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तो छावनी से मदद भी नहीं आई होगी। छावनी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन छावनी की तरफ इस वक्त तक कोई हरकत नहीं हो सकती जब तक कि हाईकमान की तरफ से हुक्म ना आ जाए। यह जंग का इलाका है और यहाँ आम फौजी कवानीन नहीं चलते। मुझे भी लद्दाख से निकलने तक मार्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ खुफिया नौयत के फौजी ऑपरेशन होते रहते हैं और हर एक को उनके बारे में मालूम नहीं होता। यानी जैसे ही हेलीकॉप्टर जंगी जोन से बाहर आएगा उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और उसके बाद मुमकिन है हमें जेट फाइटर्स घेर लें। एहसन का तर्जिया दुरुस्त था। वॉर जोन से निकलने के बाद हम खतरे की हद में आ जाएंगे और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ हमें मार गिराए जाने का खतरा होगा। श्रीनगर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 2 घंटे, मुमकिन है ज्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि हम सीधे नहीं जा रहे। आधे घंटे बाद हम लद्दाख से निकल आए थे और कारगिल का मशहूर जमाना पहाड़ी सिलसिला अबूर करने के करीब थे। यहाँ एहसन को हेली ऊपर उठाना पड़ा था और चंद मिनट बाद हम 10,000 फुट की बुलंदी पर दर्रों से गुजर रहे थे। नीचे घने जंगल थे और उन पर बर्फ पड़ी थी। एहसन हेलीकॉप्टर को मुमकिन हद तक पहाड़ों के करीब रख रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया, एहसन, कंट्रोल लाइन यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन 50 किलोमीटर। उसने जवाब दिया और मैंने फौरी फैसला कर लिया,
कॉप्टर का रुख कंट्रोल लाइन की तरफ कर लो। तुम पागल हो गए हो, हमें वहां फौरन मार गिराया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो करो। मैंने राइफल का रुख उसकी तरफ फेर दिया। यह मुमकिन नहीं है, वो बोला, लेकिन वो उलझन का शिकार था। सुनो, हमें कंट्रोल के पार जाना है और तुम हमें उतारकर फौरन वापस जा सकते हो। इस इलाके में कहीं इतनी हमवार जगह नहीं है जहां हेली उतर सके। तब तुम हेली को इतना नीचे ले जाना कि हम नीचे कूद सके। इसमें बहुत रिस्क है। ये हमारा रिस्क है, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। बादल ने नाखास्ता उसने हेली का रुख कंट्रोल लाइन की तरफ मोड़ दिया। मुझे नहीं लग रहा कि हम बच सकते हैं। यहाँ कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जगह जगह बंकर है और फौजियों के पास साम मिसाइल भी है। मुझे मालूम है, तुम मुंह बंद करके अपने काम पर तवज्जो दो। हेली को ज्यादा से ज्यादा नीचे रखो। एहसन खान हेली को मजीद नीचे ले आया था। हम पहाड़ों से लगकर प्रवास कर रहे थे। अचानक कहीं से एक ट्रेसर छूटा और बुलंदी पर जाकर फट गया। ट्रेसर एक रोशनी करने वाला ग्रेनेड होता है और यह बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है, जिससे आसपास का माहौल रोशन हो जाता है। इस वक्त भी पहाड़ों में रोशनी हो गई थी। एहसन ने तशवीश से कहा, चॉपर को देख लिया है। अगर नीचे से मिसाइल का हमला हो जाए तो हेली में बचाव के लिए क्या चीज है? इसमें दर्जन भर फायर ग्रेनेड है जो तेज हरारत पैदा करके मिसाइल को भटकाने का काम करते हैं, लेकिन जदीद मिसाइल इनसे कम मुतासिर होते हैं। हम कंट्रोल लाइन से कितना दूर हैं? अभी को 30 किलोमीटर दूर हैं हम। हेली की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा थी और इस रफ्तार से यह फासला तय करने में मुश्किल से 20 मिनट लगते, लेकिन ये 20 मिनट भी बहुत ज्यादा थे। हम दुनिया के खतरनाक तरीन इलाके में दाखिल हुए थे। प्रवास के लिहाज से ये पहाड़ बहुत मुश्किल थे और यहाँ फिजा से हमला करना भी आसान न था। यहाँ जगह जगह बंकर और चेक पोस्टें थी। हेली की आवाज ने यहाँ मौजूद भारतीय सिपाही को चौकन्ना कर दिया था और वो ट्रेसर फेंककर हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल पैनल पर एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा। ये क्या है? कोई रेडियो से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। करने दो। लाइन ऑफ कंट्रोल कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। उसी लम्हे कंट्रोल पैनल पर एक और सुर्ख लाइट जलने बुझने लगी और साथ ही आवाज भी आने लगी। एहसन खान बदहवास नजर आने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, साम, चॉपर पर साम मिसाइल फायर किया है। एहसन दाएं बाएं झुककर देख रहा था। तुम दाएं तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं, मैंने कहा और जरा झुककर देखा तो मुझे दूर एक शोला सा लपकता दिखाई दिया। मैंने एहसन को बताया, मिसाइल बाएं तरफ से आ रहा है। उसने फायर ग्रेनेड का सिस्टम ऑन किया और एक ग्रेनेड उस तरफ फायर कर दिया जिस तरफ से मिसाइल आ रहा था। चंद लम्हे बाद उसने एक और फायर किया और उसके बाद उसने तीसरा ग्रेनेड भी फायर कर दिया। साथ ही उसने हेली की रफ्तार भी तेज कर दी। मैं मुड़कर देख रहा था। मिसाइल अब नजर नहीं आ रहा था। अचानक आसमान रोशन हो गया। एहसन खान चिल्लाया, वो मारा गया साला। मिसाइल किसी ग्रेनेड से टकरा गया था। कंट्रोल पैनल पर जलने बुझने वाली लाइट बुझ गई थी, यानी अब कोई मिसाइल फिजा में नहीं था। हम दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन ये इत्मीनान ज्यादा देर बरकरार ना रहा क्योंकि 1 मिनट बाद ही पैनल पर वही लाइट फिर जलने बुझने लगी। फिर मिसाइल। लगता है उनको मालूम हो गया है कि चॉपर ट्रैप हो गया है, एहसन ने कहा। हम फिर मिसाइल तलाश करने लगे। इस बार ये दाएं तरफ से आया। एहसन ने ग्रेनेड पॉट का रुख उस तरफ करके एक के बाद दिगरे कई ग्रेनेड फायर किए। अब हम कंट्रोल लाइन से 10 किलोमीटर दूर रह गए थे। इस बार भी ग्रेनेड ने हमें बचा लिया। मिसाइल किसी ग्रेनेड से टकरा गया था। एहसन खान ने माथे पर आया पसीना साफ किया और बोला, लगता है ये लोग पुराने रूसी साख्ता साम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इतनी आसानी से गुमराह हो जाते हैं। शायद भारतीय बनिए हम पर जदीद और महंगे मिसाइल इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे थे। उसके बाद कोई मिसाइल फायर ना हुआ। शायद हम उस बंकर की हद से निकल गए थे जहां से मिसाइल फायर किए जा रहे थे। साम मिसाइल जो शोल्डर फायर्ड होते हैं, उनकी हद 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। एहसन ने मेरी तरफ देखा। आगे खतरा ज्यादा है। पाकिस्तानियों के पास ज्यादा जदीद मिसाइल है जिनसे जदीद जंगी तैयारे भी नहीं बच सकते। कारगिल जंग में हमें इसका तजुर्बा हो चुका है। तुम्हें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। पहली मुनासिब जगह देखते हमें उतार देना। मुनासिब जगह नाम की कोई चीज यहाँ नहीं है। अगर तुम खुदकुशी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? एहसन हेली को मजीद नीचे ले आया। उसका मकसद शायद पाकिस्तान की तरफ मौजूद रडार से बचना था। मेरा ख्याल था कि हम कंट्रोल लाइन के पास थे और एहसन ने इसकी तस्दीक भी कर दी थी। हम शायद कंट्रोल लाइन क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि मेरा रेडियो ऑन नहीं है इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता। मुमकिन है पाकिस्तान की जानिब से मुझे वार्निंग दी जा रही हो और मैंने जवाब ना दिया तो मुझे मार गिराया जाएगा। मैंने सोचा और उसे रेडियो ऑन करने की इजाजत दी। अगर तुम्हें वार्निंग दी जा रही हो तो तुम आलात की खराबी का बहाना करके वापस जाने को कहना। इस दौरान में तुम्हें हमें ड्रॉप करने का मौका मिल जाएगा। एहसन ने रेडियो ऑन किया और फौरन ही वार्निंग सुनाई दी। कौशन, तुम कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, फौरन वापस जाओ। ओवर। मैं आलात की खराबी की वजह से भटक कर इस तरफ आ गया हूं। मुझे बताया जाए कि मैं किस तरफ का रुख करूं। एहसन ने मेरी हिदायत के मुताबिक कहा, लेकिन फौजी जज्बा खिदमत से सरशार होकर नहीं बैठे होते जो एहसन खान की परेशानी सुनकर उसे गाइड करना शुरू कर देते। दूसरी जानिब से बिना किसी जज्बे के वार्निंग दोहराई गई और कहा गया, अगर तुम 2 मिनट के अंदर कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ नहीं गए तो तुम्हारा चॉपर मार गिरा जाएगा। आई रिपीट, 2 मिनट के अंदर कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ चले जाओ वरना चॉपर मार गिरा जाएगा।
ऐसा ने हाथ बढ़ाकर रेडियो का बटन ऑफ कर दिया। साला बात ही नहीं सुन रहा, ये सचमुच 2 मिनट में मुझे मार गिराएंगे, तुम्हें यहीं उतरना होगा। मैंने नीचे देखा जहां तारीकी में कहीं कहीं बर्फ की सफेदी चमक रही थी। हम कंट्रोल लाइन के कितने अंदर हैं और जमीन तो नजर ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल है 5-6 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। एहसन ने हेली नीचे लाते हुए कहा, मैं मुमकिन हद तक कोशिश करता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। मैंने सीट बेल्ट खोली और सर से हेडफोन उतारते हुए चिल्लाकर बीतू को आवाज दी, तैयार हो जाओ, हमें नीचे जाना है। बीतू ने भी अपनी सीट बेल्ट खोल दी और आगे आया। क्या कह रहे हो शोभी भाई? उसने चिल्लाकर कहा, यहां से कूदना है, कोई रस्सी है? बीतू ने पीछे देखा और उसे एक अदद रस्सी का लच्छा और मिल गया। मैंने उसे सीट के साथ एक क्लिप से बांधा और स्लाइडिंग ग्लास डोर सरकाते हुए रस्सी नीचे फेंक दी। दरवाजा खुलते यखबस्ता हवाओं के तूफानी झक्कड़ अंदर आने लगे। मैंने एहसन से कहा, कॉप्टर की सर्च लाइट ऑन करो। उसने सर्च लाइट ऑन की तो नीचे का मंजर किसी कदर बेहतर और खौफनाक तौर पर सामने आ गया। हेली एक बर्फानी खाई के ऊपर मौलिक था। जमीन यहां से कम 100 फुट नीचे थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक रस्सी इतनी हरगिज नहीं थी। पता नहीं कितनी बुलंदी से हमें नीचे गिरना पड़ता और नीचे हमारे नसीब में नरम बर्फ आती या बर्फ से ढके हुए पत्थर मिलते। मैंने चिल्लाकर और इशारे से एहसन को हेलीकॉप्टर मजीद नीचे लाने को कहा। उसने नफी में सर हिलाया कि हेली मजीद नीचे नहीं जा सकता। उसने एक तरफ बर्फ से ढके दरख्तों की तरफ इशारा किया जो खाई से खतरनाक हद तक करीब और हेली के पर उनसे टकरा सकते थे। मैंने नीचे का जायजा लिया और फिर एहसन खान को हेली दाएं तरफ करने को कहा। इस बार वो समझ गया। एहसन के पुरतावन रवैये के बावजूद मेरे जहन ने उसे दोस्त तस्लीम नहीं किया था। वो सिर्फ अपनी और मोहन सिंह की जान बचाने के लिए हमारे साथ ताउन करा था। इस वक्त भी उसे यहाँ से बहिफाजत निकलने की फिक्र थी, इसलिए उसने मेरे हुक्म को मान लिया। जैसे ही हेली दाएं तरफ ढलान पर आया, मैंने बीतू को नीचे जाने का इशारा किया। वो बेझिझक रस्सी थामकर नीचे उतर गया। मैं उसे नीचे जाते देख रहा था। अचानक रस्सी खत्म हुई और बीतू लहराता हुआ बर्फ में जा गिरा। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया, लेकिन जब बीतू ने उठकर इशारा किया तो मेरी जान में जान आई। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और फिर एहसन खान की तरफ देखा और चिल्लाकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं रस्सी थामकर नीचे कूद गया। रस्सी पतली थी और मैं तकरीबन गिरने की रफ्तार से नीचे गया था। उसी लम्हे हेली ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि इसमें एहसन खान की बदनीयती का अमल दखल था या अब वो यहाँ से निकल जाने के लिए बेचैन था और उसने मेरे नीचे जाने का इंतजार किए बगैर हेली को ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। इस मौके पर मैंने अपना सफर जारी रखा और डर कर रस्सी पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश नहीं की। कोई 30 फुट की बुलंदी से रस्सी मेरे हाथ से निकल गई और मैं तीर की तरह बर्फ की तरफ लपका। तसादुम के जोर को कम करने के लिए मैंने जिस्म सुकेड़ लिया। मैं बर्फ पर गिरा और उसमें धंसता चला गया। चंद लम्हे साकिन पड़े रहने के बाद मैं उठा और अपने जिस्म का मुआयना किया। खुशकिस्मती से उस जगह नरम बर्फ का ढेर था जिसने मेरे लिए फोम का काम किया था और मैं 30 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद किसी चोट से महफूज रहा था। हत्या की खराश तक नहीं आई थी। बीतू फौरन मेरे पास भाग कर आया और उसने मुझे पकड़ लिया। आप ठीक है शोभी भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हम भी बिल्कुल फिटफाट है, उसने चहक कर कहा और मैंने बर्फ पर ही सिजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें बाहिफाजत जमीन तक पहुंचा दिया, वरना वीराने में तो कहीं तिब्बी इमदाद का कोई इम्कान भी ना था। बीतू बोला, ये कौन सा जगह है? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था, लेकिन एक बात यकीनी थी कि हम कंट्रोल लाइन पार करके पाकिस्तानी कश्मीर में थे। मेरे पास टॉर्च और राइफल थी, लेकिन दोनों चीजें मुझसे अलग होकर बर्फ में गिर गई थी। बीतू का पिस्तौल उसके पास था। बीतू, राइफल और टॉर्च तलाश करो। टॉर्च तो ये रही, राइफल देखना पड़ेगा। उसने मुझे टॉर्च थमा दी। हमने मिलकर तलाश की तो कुछ देर में राइफल मिल गई। मैंने उसे चेक किया तो वो ठीक हालत में थी। सर्दी यहाँ भी बला की थी और दर्जा हरारत यकीनन 0 से 10-15 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे था, लेकिन हम मुस्तकिल कुछ अरसे से इतनी या इससे भी ज्यादा सर्दी का सामना करते आए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। हेली वापस जा चुका था। मैंने सोचा कि वो कंट्रोल लाइन पार कर चुका होगा और उसी लम्हे मुझे कहीं दूर होने वाले धमाके की हल्की सी आवाज सुनाई दी। बेसाख्ता मुझे खदशा हुआ कि शायद एहसन खान के हेलीकॉप्टर को कंट्रोल लाइन के उधर या दूसरी तरफ मार गिराया गया है, लेकिन धमाका किसी और चीज का भी हो सकता था। शायद उसे मार गिराया है। बीतू भी वही सोच रहा था। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अफसोस है। उसने आपको धोखा दिया और आपको उतरने से पहले हेली को ऊपर उठा लिया और आप अफसोस कर रहे हो? हाँ यार, वो इतनी बड़ी सजा का मुस्तहक नहीं था। अगर इधर गिरा है तब भी, और अगर उसे इंडिया वाले हिस्से में मार गिराया गया है तब भी। इधर से निकले, अभी पाकिस्तान का फौजी हमें तलाश कर रहा होगा। बीतू ने दुरुस्त कहा था। इस मौसम के बावजूद यहाँ वाले इतने चौकस थे कि उन्होंने हेली की मदाखलत फौरन नोट कर ली थी और उसे वार्निंग देने लगे थे। अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता तो बिला तकल्लुफ हमें भारतीय जासूस करार दे दिया जाता, क्योंकि हम भारतीय कमांडोज की वर्दी में थे। यह ख्याल आती मैंने बीतू से कहा, वर्दी पर से तमाम निशानात हटा दो, जल्दी करो। मैंने चाकू की मदद से अपनी और बीतू की वर्दी पर से तमाम निशानात हटा दिए थे। टोपी पर निशान कड़े हुए थे और उनको उतारना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने ये किया कि टोपी उलट कर पहन ली। असलहा भी खतरनाक हो सकता था क्योंकि यह भारतीय साख्ता था, लेकिन अभी हम उसे फेंक नहीं सकते थे। हम जिस जगह गिरे थे ये गड्ढा था और उसमें बर्फ भरी हुई थी, इसी वजह से हमारी बचत हो गई।
बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे से हम बाहर आए। सिमतों का दुरुस्त अंदाजा करने के लिए चांद की मदद ली जो अब मगरिब की तरफ झुक रहा था, और मेरे ख्याल में 3-4 घंटे बाद सुबह हो जाती। उसके बाद हमारे लिए छुपना मसला होता और हमें तारीकी का फायदा उठाते हुए उस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहिए था। मैंने मगरिब की तरफ रुख रखा था, क्योंकि सूरत में हम यकीनी तौर पर कंट्रोल लाइन से दूर होते जाते, जबकि दाएं बाएं जाने की सूरत में यह कहना मुश्किल होता कि हम भारत की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत पेचीदा और गैर वाज़ेह है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहां भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग आते जाते हैं और कई चश्मों से दोनों के फौजी पानी लेते हैं। हमारे लिए बेहतर यही होता कि यहाँ से मुमकिन हद तक दूर निकल जाएं। बीतू, हमने चांद की सिमत में सफर करना है। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? हमारे पेट में चूहा दौड़ता है। चूहा नहीं, चूहे। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी याद है कि मैं भी भूखा हूँ। कहीं से कुछ खाने मिलने का उम्मीद है? अगर यहाँ पकड़े गए ना तो लात मुक्के मिलने का बहुत इम्कान है, लेकिन सचमुच खाने वाली कोई चीज मिलने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। बीतू का चेहरा उतर गया। गर्म लिबास ने हमें सर्दी से तो बचा लिया था, लेकिन भूख एक मसला थी। मेरा अंदाजा था कि हम 9-10 हजार फुट की बुलंदी पर थे और उस बुलंदी पर किसी आबादी का मिलना मुहाल था। अचानक बीतू ने कहा, शोभी भाई, आपका घर यहां से कितना दूर है? उसके सवाल ने मुझे उस घर में पहुंचा दिया जिसके बड़े से सहन में मेरा बचपन और जवानी के दिन गुजरे थे, जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी पनाहगाह था। उस घर में आज भी मेरी माँ रहती थी और मुझे यकीन था कि वो आज भी मेरी राह तकती होगी। वहां मेरा बाप था, पत्थर की तरह सख्त, जिसके अंदर मेरे लिए मोहब्बत का चश्मा था, लेकिन उस चश्मे तक कभी मेरी रसाई नहीं हुई थी। मेरी बहन और भाई थे। और क्या सोचा शोभी भाई, किधर है आपका घर? ये पास है। मैंने बेसाख्ता हाथ आगे किया और फिर चौंक गया। अब वहां कुछ नहीं था, एक वीराना था, और वीरानों में घर नहीं होते। बीतू ने मेरी कैफियत महसूस कर ली और दोबारा सवाल नहीं किया। हम एक दर्रे से गुजर रहे थे जिसके दोनों तरफ बुलंद पहाड़ थे और उन पर घने दरख्त थे। गर्मियों में यह इलाका जन्नत नजीर बन जाता होगा। मैं कोशिश कर रहा था कि हम आड़ में रहें और किसी की नजरों में ना आए। ये मुमकिन है उस इलाके में ऐसे कैमरे लगे हों जो रात में देखते हों और हम आसानी से उन इंफ्रारेड कैमरों का शिकार बन सकते थे। इस तरह नाइट विजन से भी हमें बआसानी देखा जा सकता था। बुलंदी की वजह से हल्की सर्दी, हवा और भूख ने हमें निढाल कर दिया था और हर आधे घंटे बाद हमें आराम के लिए रुकना पड़ता था। हम उन पहाड़ों में चोटी की रफ्तार से रेंग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कई दिन तक इसी जगह रेंगते रहेंगे, क्योंकि मंजर नहीं बदल रहा था। बीतू हाँफते हुए बोला, हम चल भी रहे या बस ऐसे कदम उठा रहे? चल रहे हैं यार, तुम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हो और तुम्हें मालूम है पहाड़ी रास्ते कैसे धोखा देते हैं। बीतू थक गया, वो एक जगह बैठ गया था। उसे शायद प्यास लग रही थी। उसने कुछ बर्फ उठाकर मुंह में डाल ली। थकन से मेरा भी बुरा हाल था। गुज़श्ता 24 घंटे से हम मुसलसल हरकत में थे। आसमान पर रोशनी नमूदार हो रही थी और कुछ देर में सुबह हो जाती। इससे पहले मैं इस दर्रे से निकल जाना चाहता था। इसके ऊपर पहाड़ों में बने बंकर्स हुए तो हम नजरों में आ सकते थे, इसलिए मैं चंद मिनट बाद खड़ा हो गया। बीतू मिनमिनाया, शोभी भाई, हम मर जाएगा। नहीं मरेगा, हम खतरे की हद में और यहां से निकल जाना लाजमी है। हम फिर चलने लगे। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे राइफल भी मेरे लिए बोझ बन रही है। मैंने सोचा कि अब इसकी खास जरूरत नहीं रही थी, बल्कि इसकी वजह से हम मुश्किल में पड़ सकते थे। मैंने राइफल फेंक दी। बीतू खुश होकर बोला, आपने अच्छा किया, बिला वजह का बोझ था। नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने रुककर राइफल उठाई और उसे एक छोटे से गड्ढे में मैं उसके इजाफी मैगजीन डालकर ऊपर से बर्फ डाल दी। अब ये आने वाले गर्मा तक के लिए यहाँ छुप गई थी। बीतू के पास पिस्तौल था और कोई खतरा सामने आता तो हम उससे निमट सकते थे। हम कुछ देर का आराम कर करके चलते रहे, हत्ता कि सुबह नमूदार हो गई। हम दर्रे के आखिरी हिस्से में थे। सामने कुछ ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आ रही थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। पता नहीं हम कश्मीर के किस हिस्से में थे। अब तक हमें ना तो कोई बंकर या फौजी चेकपोस्ट नजर आई थी और ना ही किसी किस्म की नकलो हरकत दिखाई दी थी। आबादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सुना था कि इन पहाड़ों पर सदियों से गुर्जर लोग गर्मियों में अपने मवेशी चराने आते थे और सरमा में नीचे चले जाते थे। उन्होंने पहाड़ों पर अपने आर्जी मकानात बना रखे होते थे। वो खाना बदोशी के आदी थे। नीचे भी उनके आर्जी मकान होते थे और वो सदियों से इसी तरह जिंदगी गुजारते आए थे। लेकिन मुझे यहाँ उनका कोई आर्जी ठिकाना भी नजर नहीं आया था। मुमकिन है लाइन ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अब वो यहाँ ना आते हों। अगर हमें उनकी कोई ऐसी आर्जी रहायशगाह, जिसे ये बहक भी कहते थे, मिल जाती तो हम आराम कर सकते थे और मुमकिन है वहां से हमें कुछ खाने को भी मिल जाता। दर्रे से निकलकर हम पहाड़ों की तरफ बढ़े। ये असल में जंगल थे और यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यानी ऐसे कच्चे रास्ते तो इंसानों की आमदोरफ्त से बन जाते हैं। रोशनी होने के बाद सर्दी का एहसास जरा कम हुआ था। हालांकि सर्दी में कोई कमी नहीं आई थी। हम पहली पहाड़ी के पास पहुंचे तो बीतू ने उसकी ढलान की तरफ इशारा किया। शोभी भाई, ऐसा लग रहा है दरख्तों के दरमियान झोपड़ियां हैं। मैंने गौर से देखा तो मुझे भी ऐसा ही शुबा हुआ। हाँ, लग तो रहा है। आओ ऊपर चलकर देखते हैं। हम ऊपर चढ़ने लगे और जरा देर बाद हम कोई दर्जन घरों पर मुश्तमिल गुर्जरों की एक आर्जी बस्ती में खड़े थे। ये सारे घर कच्ची मिट्टी से और पत्थर की मदद से बनाए गए थे। उनकी छतें लकड़ी और मिट्टी से तैयार की गई थी और दरवाजे बस गुजारे लायक थे। बर्फबारी से बचाने के लिए उनकी छतें तिरछी रखी गई थी।
हम पहले घर में दाखिल हुए। ये अंदर से खाली था। उन घरों में वैसे भी कोई फर्नीचर नहीं होता। जब गुजर आते हैं तो वो जमीन पर खुश घास और उस पर जानवरों की खालों से बने नमदे बिछाकर रहते हैं। जरूरत की हर शय वो साथ लाते हैं और साथ ले जाते हैं, इसलिए ये घर मुकम्मल तौर पर खाली थे। अलबत्ता वहां जमीन पर खुश घास बिछी थी। मैं उस पर ढेर हो गया। हम देख कर आता है, शायद इधर कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन दूर मत जाना और होशियार रहना। इन पहाड़ों में शेर और चीते पाए जाते हैं जो सर्दी से बचने के लिए इन घरों में घुस आते हैं। हमको डराओ मत, हमको मालूम है वो सर्दी में नीचे चला जाता है। बीतू चला गया। यहाँ बाहर के मुकाबले में सर्दी कम थी और अगर हम यहाँ लकड़ियां जला लेते तो मजा आ जाता, लेकिन हम यहाँ मजे के लिए नहीं आए थे। हमें कुछ देर के आराम के बाद यहाँ से रवाना हो जाना था। अब तक कोई रोक टोक ना होने की वजह से मैं मुतमईन हो गया था कि हमने कंट्रोल लाइन के इलाके को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उस जगह सुकून से कुछ वक्त गुजारना हमारे नसीब में नहीं था। जब मैं बीतू को शेर या चीते से होशियार रहने का मशवरा दे रहा था तो मेरे गुमान में भी ना था कि सचमुच यहाँ ऐसी कोई चीज पाई जा सकती होगी, क्योंकि बीतू ठीक कह रहा था। सर्दियों में शेर चीते उतरकर नीचे पहाड़ों में चले जाते हैं। लोगों ने इस्लामाबाद में मारगला और दामने को तक में चीतों को देखा है। मरी और उसके गिरदोनवा में चीते और शेर तो मैंने खुद भी देखे हैं। अचानक ही किसी चीते की जबरदस्त खुर्राहट और फिर पैदर पे फायर से मुझे बौखला दिया। मैं उठकर बाहर की तरफ भागा। बीतू मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था और उसके पीछे एक जवान और कदावर चीता दौड़ रहा था। वो बीतू से चंद कदम दूर था और लग रहा था कि बीतू को अभी पकड़ लेगा, लेकिन वो भागते भागते गिरा और लोटपोट होने लगा। उसके हलक से दर्दनाक खुर्राहटें निकल रही थी। बीतू की चलाई हुई गोलियों से घायल कर गई थी। बीतू रुक गया और उसे देखने लगा। उसकी सांस चढ़ी हुई थी और खौफ से उसका रंग सफेद हो गया था। उसने मुझे देखा और हाँफते हुए बोला, ये कमबख्त अंदर छुपा बैठा था। जैसे हम अंदर दाखिल होने लगा इसने धाड़ कर हमला कर दिया। हमने गोलियां चलाई और फिर भागा। उसने गोलियां शायद इस तरह तौर पर चलाई थी जो चीते को भी लग गई थी और कारगर साबित हुई, वरना असल काम उसने भागकर किया था। मैंने जरा फासले से चीते को देखा। क्या ये मर गया है? हमारा तो ख्याल है कि मर गया है। बीतू अब जरा बहादुर हो रहा था। उसने जूते से चीते को हिलाया। उसी लम्हे चीते ने जबरदस्त गुर्राहट के साथ उठने की कोशिश की और हम दोनों सर पर पांव रखकर भागे। मैं पहले कमरे में घुसा और मेरे पीछे बीतू ने घुसकर लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि ये चीते की आखिरी हिचकी थी, इसके बावजूद उसकी दहशत हम पर सवार थी। मैंने दरवाजे की झिरी से झांका। इस बार चीता चारों हाथ पांव आसमान की तरफ उठाए पड़ा था और यकीनन इंतकाल कर गया था। मैंने बीतू को बताया, लेकिन वो मानने पर तैयार न हुआ। नहीं, ये मकर करता है। अभी हम बाहर जाएगा ना तो ये उठ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं, मैंने कहा और दीवार से खासे बड़े साइज का पत्थर निकालकर दरवाजा जरा सा खोला और चीते पर दे मारा, मगर वो उसी तरह पड़ा रहा। मैंने बीतू को यकीन दिलाया कि वो मर गया है, लेकिन वो मानने पर तैयार ना था। मैंने उसे कमरे से निकलने पर आमादा किया। अब सारी जिंदगी यहीं तो नहीं रहना ना, वैसे भी हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ ऐसे और भी होंगे। इस वजह से नहीं बरखुरदार कि जो तुमने फायरिंग की है ना, उसकी बासगश यकीनन यहाँ मौजूद चौकियों तक गई होगी और जल्दी कोई हमारी तलाश में इस तरफ आ जाएगा। इससे पहले हमें खुद यहाँ से चले जाना चाहिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, बस खुद ब खुद फायर कर दिया। ये तुम्हारा फितरी रद्द-ए-अमल था, लेकिन जाने से पहले हमें एक काम और करना होगा। वो क्या? मैंने उसे बताया तो वो बिदक गया। मैं चाहता था कि कोई तलाश करता यहाँ तक आ जाए तब भी उसे हमारा सुराग ना मिले, इसलिए मैं चीते की लाश छुपाकर जाना चाहता था। बीतू से हाथ लगाने पर तैयार ना था, इसलिए लाश ठिकाने लगाने का काम मुझे सरअंजाम देना पड़ा और ये कोई मुश्किल भी ना था। वो जिस कमरे के सामने मरा पड़ा था, मैंने उसे घसीटकर उसी कमरे में घास तले छुपा दिया। उसका वजन शायद 60-70 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। ये एक आम सा पहाड़ी चीता था जो किसी जमाने में हिमालय के तमाम सिलसिलों में आम मिलता था, लेकिन मुसलसल शिकार से उसकी तादाद खासी कम हो गई थी और हमने बच जाने वालों में से एक चीता मजीद कम कर दिया था। मुझे ख्याल आया कि हमें रकम की जरूरत थी और चीते की खाल अच्छी कीमत में बिक जाती है। उसके एवज हमें 10-15 हजार रुपए जरूर मिल जाते, लेकिन अभी इतना वक्त ना था कि हम खाल उतारते, इसलिए मैंने यह ख्याल जहन से झटक दिया। इस दौरान में बीतू ने गोलियों के खोल जमा कर लिए और खून के निशानात मिटा दिए। अब बज़ाहिर वहां कुछ नहीं हुआ था। हाँ, कोई खोजी आ जाता तो वो बता सकता था, वरना आम आदमी नहीं जान सकता था कि यहाँ कोई आया भी था या नहीं। उसके बाद हम वहां से रवाना हो गए। सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, इसलिए हम घने दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगे ताकि दूर से नजर न आए। एक पहाड़ से उतरकर हम आगे आए तो एक छोटा सा दरिया राह में हायल था। उस मौसम में उसमें पानी तो ना होने के बराबर था, लेकिन जितना भी था वो जानलेवा हद तक सर्द था। उसमें उतरने का मतलब सिवाय नमूनिए के और कुछ ना था। हम दूसरी तरफ जाने के लिए कोई जगह तलाश करते हुए दरिया के साथ साथ चलने लगे। कोई 1 किलोमीटर नीचे आ जाने के बाद एक जगह दरिया पत्थरों के दरमियान से गुजर रहा था और हम कोशिश करते तो उन पत्थरों पर पांव रखकर दूसरी तरफ जा सकते थे। मुझे हाइकिंग का तजुर्बा था, इसलिए मैं आराम से जा सकता था। मुझे बीतू की फिक्र थी। क्या ख्याल है, दरिया अबूर कर सकते हो? कर तो सकता है, तो आ जाओ, लेकिन हर पत्थर पर देखभाल कर कदम रखना। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया, फिर दूसरे पर छलांग लगाई।
पानी के दरमियान होने की वजह से पत्थरों पर फिसलन थी और मेरे कदम मुश्किल से जमे थे। 2 पत्थरों से छलांग लगाने के बाद मैं दरिया के वस्त में पहुंचा और मुड़कर देखा। बीतू अब पहले पत्थर पर खड़ा था और उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था। फिर उसने हिम्मत करके दूसरे पत्थर पर छलांग लगाई और फिसल कर गिरते गिरते बचा। मैंने महसूस किया कि उसे मदद की जरूरत है। मैं वापस आया और तीसरे पत्थर पर खड़ा होकर बीतू की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसने छलांग लगाई और मैंने उसको संभाल लिया। फिर अगले पत्थर पर जाकर उसे बुलाया। एक एक करके सारे पत्थर फलांग कर हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। शुक्र है आप हमारे साथ है, वरना मैं अकेला कभी इस तरफ नहीं आ सकता था। मैंने दरिया का यख बस्ता पानी पिया और बीतू की तरफ देखा। ये बात मत कहो, जब कोई नहीं होता तो इंसान के साथ अल्लाह जब भी होता है और वही हमारा सबसे बड़ा मददगार है। आप लोग अल्लाह पर बहुत भरोसा करता है। मैं शायद तुमको एक बार पहले भी कह चुका हूं, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम आगे रवाना हुए। बीतू बोला, हमने देखा है आप जब उससे मदद मांगते हो ना तो वो दे देता है, आपकी मर्जी पूरी हो जाती है। ये उसकी मेहरबानी है, वरना हम उससे मांगने के काबिल भी नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि हम उसे मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। दरिया जरा आगे जाकर पहाड़ी के पीछे गायब हो रहा था और जब हम पहाड़ी से दूसरी तरफ उतरे तो ये देखकर सर पीट लिया कि दरिया फिर राह में हायल था। वो घूमकर सामने आ गया था और हम उसे अबूर करने के बजाय उसके साथ चलते रहते तो रास्ता खुद मिल जाता। अब उसे फिर अबूर करना था और यहाँ दरिया किसी कदर शोरीदा सर हो गया था। उसका पानी ज्यादा तंदही से बह रहा था। दरिया में पत्थर भी कम थे और वापस जाने के लिए हम में से कोई तैयार ना था। बीतू ने कहा, इसके साथ साथ चलता है, मुमकिन है आगे से यह फिर घूम जाए। उसकी बात काबिल गौर थी। अब हम दरिया अबूर करने की मशक तो नहीं कर सकते थे और वो भी इस मौसम में। मैंने उससे इत्तेफाक किया और हम दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। बीतू दरिया में झांकता हुआ चल रहा था। मैंने पूछा तो वो बोला, हम देख रहे हैं, शायद कोई मछली मिल जाए। इस मौसम में मछली कहाँ मिलेगी यार। मुसलसल चलने से सर्दी का एहसास कम हुआ था लेकिन भूख का एहसास बढ़ गया था। एक जगह थककर सस्ताने के लिए हम एक चट्टान पर लेट गए जो धूप से किसी कदर गर्म हो गई थी। बीतू ने वक्त गुजारी के लिए खाने की बातें शुरू कर दी। मैं चुप रहा। सूरज हमारे ऊपर से गुजरकर मगरिब की तरफ जा रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 बज रहे थे और यहाँ 5:30 बजे तक सूरज गुरूब हो जाता और 6 बजे अंधेरा छा जाता। मैं खड़ा हो गया, बस अब चलो। बीतू ऐसे ही लेटा रहा। वो दरिया के पार देख रहा था। शोभी भाई, वो देखना, उधर एक गांव नजर आ रहा है। पता नहीं आ भी रही है हमारी नजर का धोखा है। मैंने उसकी बताई हुई सिमत गौर से देखा लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। बीतू की नजर तेज थी। वो बोला, हमको वहां घर जैसा नजर आ रहा है, मुमकिन है वहां कोई गांव हो। मैं चट्टान से उतरा और आगे चल पड़ा। बीतू उतरकर मेरे पीछे आया। दरिया सीधा था और हैरतअंगेज तौर पर शुमाल की तरफ बह रहा था। कोई आधे घंटे बाद बीतू की नजर दुरुस्त साबित हुई और मुझे बहुत छोटे से घर नजर आने लगे। बीतू को वहां कुछ लोग भी चलते फिरते नजर आ रहे थे।